नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जॉर्ज सोरोस के मसले पर फिर नहीं चली राज्यसभा। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस बताए क्या है सोनिया और सोरोस का संबंध। निशिकांत दुबे ने पूछे 10 सवाल। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में संग्राम जारी। जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव लाने का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा ध्यान भटकाने का प्रयास। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसला आने तक देश भर में कहीं नहीं दर्ज होगा नया मुकदमा। सर्वे या कोई अंतरिम आदेश भी नहीं होगा जारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरी खुशी। अक्टूबर में तेजी से घूमा औद्योगिक उत्पादन का पहिया। आईआईपी में 3.5% की वृद्धि। खुदरा महंगाई घटकर 5.48% हुई। भारत के डी गुकेश ने बने शतरंज के नए चैंपियन। चीन के डिंग लेरेन को हराकर बने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के अंदर और बाहर राज्यसभा के सभापति के अपमान के मसले पर आज फिर से संसद में शोर शराबा हुआ। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सभापति के अपमान पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस अभी भी सभापति को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है, तो बीजेपी और सरकार की ओर से कांग्रेस से माफी की मांग की गई है। सभापति के मसले पर राज्यसभा में हंगामा जारी। पक्ष विपक्ष के बीच जारी रही तकरार। सभापति के अपमान पर सत्ता पक्ष सख्त। विपक्ष ने कहा मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। सभापति के अपमान के मसले पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति की आलोचना की है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। नेता सदन ने विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष सभापति पर अपने आरोपों पर कायम है। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बैठक में क्या करते जाके, जब वहाँ पर आपने बुलाई बैठक और उसके पहले हाउस में चलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें लोकतांत्रिक ढंग से बहिष्कार करने का अधिकार नहीं? सदन में हंगामे के चलते एक बार फिर से कामकाज नहीं हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सदन में हाथ जोड़कर सदन चलाने की अपील की। विपक्ष द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिए गए। इन सभी 6 नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि वे किसी भी बैठक में शामिल क्यों नहीं होते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया? गौरतलब है कि विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष इंडी गठबंधन पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि सोरोस के मसले से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ये प्रस्ताव लाई है। दोनों पक्षों की यही लड़ाई सदन के चलने में बड़ी बाधा बन रही है। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार,
डीडी न्यूज दिल्ली। और संसद में आज भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा छाया रहा। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस और सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि सोरोस के साथ रिश्ता क्या है, तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की मंशा पर फिर से सवाल उठाए। इस बीच सोरोस मामले में सदन के बाहर भी बीजेपी की ओर से प्रदर्शन देखने को मिला, तो विपक्षी दल आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे। सोरोस के मसले पर फिर बीजेपी का वार, कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। सोरोस के कांग्रेस कनेक्शन पर भड़की बीजेपी, सोनिया राहुल से पूछे सवाल। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह भी हंगामा जारी है। राज्यसभा में एक बार फिर ये मामला उठाया खुद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूछा कि कांग्रेस बताए कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच क्या संबंध है। वहीं लोकसभा में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए कई सवाल पूछे। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से, जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है। FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है। सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जवाब दे कि उनका आपस में क्या संबंध है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने दोनों के फोटो भी दिखाए। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में नियमों का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। 238 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अरे why house is not in order? I am telling. See, they are making reckless allegation. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। हालांकि शून्यकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। दोपहर बाद लोकसभा का कामकाज आगे बढ़ा। गौरतलब है कि लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हो रही है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी लगातार गतिरोध से कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज दिल्ली। और वहीं लोकसभा में आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारों की कार्य क्षमता बढ़ाना, उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टता लाना और उनके बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा का गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया। जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि विधेयक के जरिए केंद्र, प्रदेश और जिला स्तर के संस्थानों की भूमिका निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक भूमिका निर्धारित नहीं होगी और एक रूपता नहीं होगी, तब तक प्रभावी रूप से आपदा प्रबंधन नहीं हो सकता। यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और एक रूपता लाकर मजबूत करने का है। महोदय, जब तक किसी की भूमिका निर्धारित नहीं होती है और सबों की अपनी भूमिका में आपदा प्रबंधन के सोच और विचार के साथ एक रूपता नहीं लाई जाएगी, तब तक आपदा प्रबंधन को मजबूत नहीं किया जा सकता। और वहीं लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आपदाओं में जीरो
जनहानि के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में लोकसभा से आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कानून के परिवर्तनकारी प्रावधान हमारे नागरिकों को किसी भी प्रकार की आपदा से बचाने के लिए हमारे प्रतिक्रिया बलों को सशक्त बनाकर आपदा रोधी भारत बनाने के मोदी जी के दृष्टिकोण को नई प्रेरणा देंगे। ये विधेयक आपदा प्रबंधन के लिए प्रक्रियाशील दृष्टिकोण की तुलना में सक्रिय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देकर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर सहित भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और व्यापक क्षेत्र की दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और यूएई में बड़े और जीवंत भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूएई के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र याचिका पर हलफनामा दाखिल करेगा और कोर्ट ने पूछा कि कितने ऐसे वादे देश भर की अदालतों में लंबित हैं और सीजेआई को बताया गया कि 18 मामले देश भर में लंबित हैं। और इस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल प्राथमिक मुद्दा 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 और इसकी रूपरेखा के साथ साथ उक्त धारा के विस्तार के संबंध में है। चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम ये निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं। कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाएगा। हमारे निर्देश में ये शामिल है कि कोई भी अन्य अदालत सर्वेक्षण के लिए कोई विशिष्ट निर्देश पारित नहीं करेगी और जब तक अदालत इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकाल लेती तब तक कोई प्रभावी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। और वहीं इस मामले को लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला था, इसकी गंभीरता इसी बात से साबित होती है कि एक विशेष खंडपीठ का गठन करके आज सुनवाई की गई। जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी जिसमें कि सेक्शन 3 और 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लागू करने की प्रार्थना की गई है, जबकि हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं थी उसमें सेक्शन 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित करने की प्रार्थना की गई थी क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जिन्होंने यहाँ के मठ मंदिर तोड़े थे, उनके वंशज आके उनकी मस्जिदों का, उस स्थानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग उस बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का समर्थन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। भारत के लोगों को आक्रांताओं के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। आक्रांता यहाँ आए, लूटे, खाए, चले गए। अब जो आक्रांताओं ने गलत किया था उसको रिस्टोर करने का समय आ चुका है। और दिल्ली में हो रहे सीआईआई वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 सम्मेलन में आज कई दिग्गजों ने अपनी बात रखी। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल समेत तमाम वैश्विक नेताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। सभी ने माना कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन जब तमाम दिग्गज सम्मेलन में पहुंचे तो देश के आर्थिक हालात पर विस्तार से बात हुई। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 6.5 से 7% की वृद्धि हासिल करने की राह पर है। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 45.8% अकेले व्यापार से आता है।
डॉक्टर नागेश्वरन ने मध्यम से दीर्घ अवधि में अर्थव्यवस्था के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। There are 5 different areas, whether it is MSMEs or agricultural sector or investment in quality and R&D and continued investment in not only in infrastructure but other areas. These would be important challenges. औद्योगिक निवेश और व्यापार नीतियों के एकीकरण पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक निर्यात बाजार में पर्याप्त अवसर हैं। Our share in this very large market is less than 2% for merchandise exports and less than 4% for services. So the global marketplace, in spite of the rising protectionism, industrial policy in the United States and Europe and whatnot, at the end of the day, is not going to be a constraint. वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन नए और टिकाऊ शहरी केंद्रों का निर्माण पर एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत में शहरी स्थानों को समग्र रूप से जनसंख्या के अधिक घनत्व को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए जाने की जरूरत है। The critical point about sustainable cities is density. There can be large densities. They can be small densities, but they need to be dense. We tend to get into this conversation about, we need to decongest, which is short form for going and occupying farmland, forest land, and other non-urban areas and capturing it into the urban space. सम्मेलन में देश दुनिया के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस बात को स्वीकार किया कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश तमाम क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। शुभेंदु घोष और रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें संस्करण में अर्थव्यवस्था, रेलवे, सेमीकंडक्टर सहित कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार कई क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार 4 सिद्धांतों निवेश, उत्पादन, गुणवत्ता और सुगमता पर जोर दे रही है। It's basically built on 4 major pillars. First pillar is massive public investment in social, physical and digital infrastructure. Second pillar is huge focus on manufacturing and innovation. And the third pillar is, since our society is very diverse and especially on the economic scales, there is huge diversity. So the third pillar is basically large number of programs which are creating a very inclusive growth. And the fourth pillar is simplification. And because of this very clear thought process, and because of the execution which has happened in the last 10 years, we are well set to become one of the top 3 economies in the coming years. और वहीं देश में बनने वाले सेमीकंडक्टर के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द ही भारत की बनी चिप जल्द दुनिया के सामने आएगी और उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस क्षेत्र में काफी लाभ मिला है। Our country tried getting semiconductor industry into India way back in 1962. Lots of efforts were made. I don't say that the efforts were in any case lacking. Efforts must have been proper, but fortunately, it's only during Prime Minister Shri Narendra Modi ji's period that we got success. Our policy was announced on the 1st Jan of 2022, and here we are in December of 2024, and we have already 5 units where the construction work is going on, and somewhere in the middle of 25 we should see the first made in India chip shipping out. और वहीं नई दिल्ली में 17वीं BML मुंजाल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में हम सब लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का विजन है दिव्यांगजनों को भी रोजगार मुहैया कराना, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
Prime Minister Modi to skill the nation, to make our young boys and girls employable, is taken up by all of us as a mission. And within that, if we can also involve our Divyangjans, identifying areas where they can contribute. And I assure you, my own experience says that they are so adept at their work. They are so sharp in their understanding. They pick up talent so quickly that the output that you will get, the work that you will get from them is truly phenomenal. और वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज दो अच्छी खबरें सामने आई। एक तरफ महंगाई से राहत मिली तो दूसरी ओर अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन का पहिया तेजी से घूमा है। सबसे पहले बात औद्योगिक उत्पादन की कर लेते हैं। आपको बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर जब सामने आई तो खुदरा महंगाई नवंबर में घटकर 5.48% रही। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2023 से 24 के दौरान सर्वाधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया। बैंकों ने इस दौरान 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया और इस उपलब्धि में कुल 1,60,501 बैंक शाखाओं में से 1,0686 ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात मार्च 2015 में 4.97% था, जो सितंबर 2024 में 3.12% रह गया। और दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उत्थान और विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और अपनी पहुंच का विस्तार भी कर रहे हैं। अब वे सरकार पर निर्भर रहने की बजाय बाजार में जाकर पूंजी प्राप्त करने में सक्षम 54 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत मुक्त ऋण स्वीकृत भी किए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 68% लाभार्थी महिलाएं हैं और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 44% लाभार्थी महिलाएं बैंक शाखाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन नीतियां और कल्याण उपायों पर भी काम किया है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्थानांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है और साथ ही बैंकों के अंदर विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित भी किया गया है। बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए ग्राहक सेवा सहयोगी की नियुक्ति भी तय की गई है। तो ये तमाम काम किए गए हैं। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। तो आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने भारत की सामरिक सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में बड़ी खरीद की है। रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए का करार किया है और इन विमानों में 62.6% घरेलू सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। विमानों के प्रमुख कंपोनेंट भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित किए जाएंगे। ये सौदा रक्षा आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक मील का पत्थर है। इस सौदा हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को भी इस सौदे से फायदा होगा। भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का गुरुवार को भव्य समापन सत्र के साथ समापन हो गया। सम्मेलन में न केवल भारत के इतिहास बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में समुद्र की भूमिका पर विचार करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान किया गया। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इनकी उपस्थिति ने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में सागरमाला कार्यक्रम और लोथल में बनने वाले राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय जैसे पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। This gathering marks a significant milestone in our journey to both preserve and celebrate India's ancient maritime legacy and chart a course towards a sustainable, innovative and globally competitive future in the maritime sector. Addressing the gathering, Sarbanand Sonowal highlighted the pivotal role of initiatives like the Sagarmala program and the upcoming National Maritime Museum at Lothal in preserving and promoting maritime heritage.
केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया, तो वहीं एसपी सिंह बघेल ने मत्स्य पालन और तटीय विकास में टिकाऊ प्रथाओं पर जोर दिया। Our vision of a blue economy anchored in sustainability and innovation is well positioned to lead the way towards a prosperous and secure maritime future. Initiatives like the Sagarmala project stand as a testament to our commitment to revitalizing maritime infrastructure, boosting coastal economies and enhancing trade connectivity. 2 दिवसीय सम्मेलन में पारंपरिक जहाज निर्माण तकनीक, चोल राजवंश का समुद्री इतिहास में योगदान और भारत की नौसैनिक विकास के बारे में जानकारी जैसे विषयों पर आकर्षक चर्चा हुई। दुनिया भर के विशेषज्ञों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों की उपस्थिति में ये सम्मेलन न केवल भारत के इतिहास बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में समुद्र की भूमिका पर विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। ब्यूरो इनपुट के साथ कृति बडेरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और इस दौरान वो संगम पर गए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के जनसभा पंडाल का भी निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अक्षय वट, हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड स्थित अस्थायी मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इलाहाबाद में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। इसी के मद्देनजर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए गो शिबा परिवार और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन समेत देश के 500 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को प्लास्टिक प्लेट की जगह स्टील प्लेट और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले देने की योजना बनाई है, ताकि इस बार महाकुंभ प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बने। अकेले पश्चिम बंगाल से 11,000 से अधिक स्टील प्लेट और कपड़े के बैग महाकुंभ मेला परिसर में पहुंच चुके हैं। जो लोग थाली देने आ रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जाएं, या आप सोचिए कि वो घर में भी इधर उधर प्लास्टिक न गिराएं, उसको अलग से इकट्ठा करें और कुंभ क्षेत्र में जाके प्लास्टिक या कागज का टुकड़ा या खाने की कोई वस्तु इधर उधर नहीं करें और जो कुंभ क्षेत्र है उसको खूब स्वच्छ रखें। और वहीं दिल्ली के इंडिया गेट पर आज 22वें दिव्य कला मेले की शुरुआत हुई और इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से आए दिव्यांग कलाकारों ने अपने हाथों से बनाई कलाकृतियों के स्टॉल लगाए हैं। इससे दिव्यांग कलाकार न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं बल्कि स्वदेशी सामान की बिक्री भी होगी, जो कि वोकल फॉर लोकल के मिशन के अनुरूप है। ये मेला 22 दिसंबर तक चलेगा। दिव्यांगजनों ने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को वहां पर ले जा करके, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बांस के बने सामान हो, कैन के बने सामान हो, हाथ से बनी हुई सामग्री जो दिव्यांगजनों के द्वारा बनाई गई, वो जाकर के उन दिव्य कला मेलों में भाग लिया। और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इन दिव्य कला मेलों में आने वाले हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों ने अपने द्वारा निर्मित सामग्री को बेच करके अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित दिव्यांगजनों ने अर्जित किया है। हमारा वैसे रेडीमेड का भी काम है, नमकीन का भी काम है, बिस्कुट है, नमकीन है, मठरी है, गजक है, आजकल जो सीजन में काम चल रहा है वह भी है, तो हम ये सब सप्लाई करते हैं। बाकी ये दिव्य कला मेला बहुत अपने में विशेषता रखता है। श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्य कला मेला के साथ इनको दिव्यांग बनाया है। एक दिव्य नई अनुभूति होती है। दिव्यता अपने में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, तो इस पॉजिटिव के साथ हम लोगों को बहुत साहस मिलता है। साहस के साथ ये दिव्य कला जो मेला लगा है, इसमें हम लोगों को अपना व्यापार करने की, अपनी क्षमता बढ़ाने की, देश समाज को दिखाने की अपनी जज्बा, ये हमको बहुत पॉजिटिवता मिलती है।
10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आज देहरादून में उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए हजारों लोग यहां पर एकत्रित हुए। ये 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां विभिन्न विचारधाराएं, संस्कृतियां और नवाचार एक साथ आते हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश भर के 8 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। आरोप है कि इस संगठन से जुड़े लोग आम आदमी को गुमराह कर कट्टरपंथी बना रहे थे और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है। एनडीएमसी ने अपना बजट पेश किया है, जिसमें एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ बजट के ट्रेंड को जारी रखा। एनडीएमसी के बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक आधारित पीटीयू प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग सेल और जन विश्वास योजना, मासिक सांस्कृतिक उत्सव, छात्रों के लिए 6181 टैबलेट आदि शामिल हैं। एनडीएमसी ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरें भी न बढ़ाने की घोषणा की है। प्रॉपर्टी टैक्स है जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है, वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं, उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेके एनडीएमसी का बजट, विकसित एनडीएमसी कैसे बने, उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें दौर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। गुकेश ने अंतिम राउंड जीतकर 7.5 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि लेरेन के 6.5 अंक रहे। गुकेश ने ये जीत काले मोहरों से खेलते हुए दर्ज की है। लेरेन को हराने के बाद गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने के साथ शतरंज की दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन वो बन गए हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाले 18 साल के डी गुकेश को राष्ट्रपति ने बधाई दी है। भारत के डी गुकेश शतरंज की दुनिया के सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने पर गुकेश को हार्दिक बधाई। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। उनकी जीत शतरंज की महाशक्ति के रूप में भारत की साख को दर्शाती है। गुकेश ने बहुत बढ़िया काम किया है। हर भारतीय की ओर से मैं कामना करती हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह सफल होते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाले 18 वर्षीय डी गुकेश को बधाई दी है। भारत के डी गुकेश शतरंज की दुनिया के नए और सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर गुकेश की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ऐतिहासिक और अनुकरणीय गुकेश डी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। ये उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया है, बल्कि लाखों युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और इसी के साथ भारत और ईरान
आर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि बैठक के दौरान तीनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, बहुपक्षीय भागीदारी और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और आपस में लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अब देश के हर घर में देखे जाएंगे। दरअसल भारत के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हॉकी इंडिया लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है। गुरुवार को प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच इस करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस करार पर हस्ताक्षर के दौरान प्रसार भारती के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण अब डीडी स्पोर्ट्स सहित प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दुनिया भर की शीर्ष टीमों के खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि दूरदर्शन पर हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण होने से हॉकी को देश के कोने कोने में पहुंचने में मदद मिलेगी। ये एक मील का पत्थर साबित होगा देश में खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक सिद्धांत है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक संदेश है कि हमको खेलों में आगे आना है। और पिछले 10 वर्षों में देश ने विभिन्न खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, नई नई सुविधाएं बनी हैं। तो ये उसी के क्रम में एक नया मील का पत्थर है कि जिसमें हॉकी इंडिया और प्रसार भारती का एग्रीमेंट हुआ है कि आज से हॉकी इंडिया के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो न केवल हॉकी इंडिया लीग है बल्कि नेशनल चैम्पियनशिप है, जो और चैम्पियनशिप्स हैं, वो सब डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाई जाएंगी। न केवल डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे बल्कि जो हमारा OTT पे चैनल है उसमें भी वो लाइव दिखाई जाएंगी। तो वो पूरे देश में एक निःशुल्क प्रसारण का ये हमारा प्रयास है, एक नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते। और वहीं इस मौके पर मौजूद हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि दूरदर्शन पूरे देश भर में फ्री में दिखाया जाता है। हॉकी देश का खेल है और दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होने से ये खेल आसानी से हर घर में देखा जा सकेगा। प्रसार भारती डीडी स्पोर्ट्स एक ऐसा चैनल है जो हर एक गांव देहात में है, घर घर में है। जो डीडी दूरदर्शन है प्रसार भारती के द्वारा कहीं भी फ्री में दिखाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम खेल का आप खिलाड़ी देखते होंगे बहुत गरीब घर से आते हैं। अगर उनके घर में अगर कोई ये कहे कि नहीं आप 1000 रुपये का रिचार्ज करा कर मैच देखो, ये करो, तो बहुत मुश्किल है वैसे घर में। ऐसी जगह पर अगर दूरदर्शन अगर लाइव करता है तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में और वैसे घर में ये मैच पहुंचेगा जहां पर लोग सोचा भी नहीं होगा। और दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं और इस संबंध में दिल्ली पुलिस के कई इलाकों में घुसपैठियों की जांच अभियान में जुट गई है। आइए देखते हैं इस पर दूरदर्शन संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और उन्हें कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर सहित शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। टीमें घर घर जाकर निवासियों के आधार और वोटर ID कार्ड की जाँच करके उनकी पहचान की पुष्टि में जुटी है। इससे पहले LG सचिवालय ने पुलिस को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पिछले शनिवार को LG वीके सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। दिल्ली में अवैध रूप से कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये विशेष अभियान शुरू किया है।
कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।